ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना घटी है बिहार के सारण जिले में और ये घटना घटी है 1 जुलाई 2024 को। मतलब जिस दिन आज वीडियो डल रही है इससे सिर्फ 2 दिन पहले एक लेडीज डॉक्टर होती है जो अपने प्रेमी को शारीरिक संबंध के बहाने मिलने के लिए बुलाती है और जब उस प्रेमी उससे मिलने आता है और वो जब नग्न होता है तो उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है, मतलब उसका पेनिस जननांग काट देती है और उस प्राइवेट पार्ट को जो बाथरूम होता है उसमें रख के और फ्लैश कर देती है, बहा देती है। जब उसके प्रेमी का बहुत खून बहने लगता है फिर वो खुद पुलिस को कॉल करके बुलाती है। दोस्तों, उस लेडीज डॉक्टर ने क्यों अपने प्रेमी के साथ इस तरीके का अत्याचार किया, क्यों अपने प्रेमी के जननांग को काट दिया, पेनिस को काट दिया, इसको जानने के लिए आपको मेरे कहानी में बने रहना पड़ेगा। इस घटना को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर सच्ची घटना जिसका आधार प्रेम हो, जिसका आधार कोई क्राइम हो या फिर जिसका आधार जिससे कुछ सीखा जा सकता हो, वैसी कहानियों को, वैसी घटनाओं को आप लोगों के सामने लाने का होता है हमारा मकसद। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। बिहार में एक जिला है सारण और सारण में एक जगह है मढ़ौरा। मढ़ौरा में ही एक वार्ड पार्षद होता है जिसका नाम होता है वेद प्रकाश कुमार और वहीं पर एक प्राइवेट क्लिनिक चलाती है एक लड़की जिसका नाम होता है अभिलाषा कुमारी। अभिलाषा कुमारी और वेद प्रकाश कुमार आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। वहां से इन लोगों की बातचीत शुरू हुई थी और बातचीत करते करते दोनों में दोस्ती हुई थी और फिर वेद प्रकाश ने उसे शादी का झांसा दिया था और उसके बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनने शुरू हो गए थे। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो गया था। आज से लगभग 1.5 साल से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रेगुलर बनते रहे, बन ही रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी के साथ रेगुलर शारीरिक संबंध में हो तो प्रेग्नेंट होना स्वाभाविक सी बात है और इस बीच में अभिलाषा कुमारी 3 बार वेद प्रकाश के माध्यम से प्रेग्नेंट हुई। जब भी वो प्रेग्नेंट हुई तो वेद प्रकाश पर शादी का दबाव बनाई और बोली कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। जब भी उसने वेद प्रकाश पर शादी का दबाव बनाया तो वेद प्रकाश उसे कहता कि अभी एबॉर्शन करा लो, हम लोग आगे जब सेटल हो जाएंगे अच्छे तरीके से फिर हम लोग शादी कर लेंगे। अभिलाषा कुमारी वेद प्रकाश के बातों में आ जाती है और इस तरीके से 3 बार ये एबॉर्शन करा चुकी होती है। फिर धीरे धीरे अभिलाषा कुमारी को ऐसा लगने लगता है कि हो ना हो ये जो वेद प्रकाश है ये मुझे धोखा दे देगा, तो फिर वो क्या करती है कि पुलिस के पास जाके एक कंप्लेंट कर देती है। कंप्लेंट ये करती है कि ये जो वेद प्रकाश है शादी का झांसा देकर मेरे साथ यौन शोषण करता है, मेरा यौन शोषण करता है। पुलिस के पास जब ये मामला जाता है तो पुलिस वेद प्रकाश को पकड़ती है, वेद प्रकाश से पूछती है ये बात। फिर दोनों में सुलह हो जाता है क्योंकि अभिलाषा कुमारी का जो मकसद था उसके ऊपर यौन आरोप लगाना नहीं था, असल में उसके ऊपर शादी के लिए एक प्रकार का दबाव बनाना था। जब सामान्य रूप से अभिलाषा वेद प्रकाश से कहती थी तो वो बात को इधर उधर कर देता था, लेकिन जब पुलिस के माध्यम से ये बात उसके सामने आई फिर वो इसको नकार न सका और वो पुलिस के सामने ही एक डेट मुकर्रर करता है। कहता है कि इस तारीख को मैं अभिलाषा से शादी कर लूँगा और ये जो कंप्लेंट था वहीं पे ख़त्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। 3 महीने बाद शादी का डेट रखा जाता है। अभिलाषा भी मान जाती है कि अच्छी बात है, 3 महीने बाद ही हमारी शादी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने बाद जब वो शादी का डेट आता है तो उससे जस्ट 1 दिन पहले वेद प्रकाश घर छोड़कर फरार हो जाता है, भाग जाता है। अभिलाषा उससे पूछती है कि कहाँ हो, कल तो हमारी शादी है तो आज कहाँ हो, तो वो किसी ज़रूरी काम का बहाना बना देता है। कहता है कि मैं किसी इमरजेंसी काम से आया हूँ और फिर अब बात आई गई हो जाती है। फिर जब वो घर पे आता है फिर से वो अभिलाषा कुमारी के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है, वो सारे काम होते हैं। अभिलाषा कहती है कि चलो अगर इस डेट में शादी नहीं हुई तो अगला डेट हम लोग तैयार करते हैं, उसमें शादी कर लेंगे। फिर दाएं बाएं करना शुरू करता है। अभिलाषा फिर पुलिस के पास जाती है और पुलिस जब फिर से इस पर दबाव बनाते तो फिर एक डेट तय किया जाता है। इस बार अभिलाषा जो थी
पूरी तैयारी में थी कि इस बार तो शादी हो ही जाएगी, क्योंकि उसे लगता था कि पिछली बार वास्तव में इमरजेंसी के कारण बाहर चला गया था। उसे ये नहीं पता था कि जो वेद प्रकाश है ये उसे सिर्फ धोखा दे रहा था, वो झूठ बोल रहा था कि मैं इमरजेंसी में गया हूँ। असल में वो कोई इमरजेंसी में नहीं गया था, वो तो बस शादी से बचने के लिए भागा था। तो लेकिन अभिलाषा को लगता था कि वास्तव में पिछली बार इमरजेंसी के कारण चला गया था, हर बार इमरजेंसी थोड़े ना होगी, और इस बार अभिलाषा पूरी तैयारी में थी। लेकिन फिर से वही होता है, जब शादी का दिन आने वाला होता है उससे एक दिन पहले ही फिर से वेद प्रकाश घर से फरार हो जाता है। अब इस बार अभिलाषा का माथा ठनकता है, क्योंकि वो सोचती है कि हर बार तो इमरजेंसी नहीं हो सकती। पिछली बार एक दिन पहले इमरजेंसी हुई, इस बार भी इमरजेंसी, हर बार इमरजेंसी नहीं हो सकती, और हर बार इमरजेंसी एक दिन पहले ही नहीं हो सकती। फिर वो 2-4 दिन बाद जब लौट के आता है तो वो कलेश करती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो। वेद प्रकाश उससे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही इस तरीके से हो जाती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता। और इस तरीके से फिर से वो अपने जाल में अभिलाषा को फंसा लेता है और अपने जो शरीर का जो भूख होता है उसको शांत करता है। अच्छा, इस बीच में जब भी वो अभिलाषा से मिला उसने शारीरिक संबंध बनाए। अभिलाषा अगर उसका विरोध करती तो वो कहता कि तुम शादी के लिए तो जिद करती हो लेकिन इसके लिए मना करती हो। साथ में वेद प्रकाश ये भी कहता कि मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ ही, फिर इस चीज के लिए क्यों रोक टोक कर रही हो। इस कारण से भी वो मना नहीं कर पाती। अभिलाषा उससे ज्यादा ही कलेश करती है और बहुत ज्यादा जिद करती है कि प्लीज प्लीज शादी कर लो। फिर इस मामले में अभिलाषा का जो भाई होता है वो आता है। अभिलाषा का जब भाई इस मामले में आता है और फिर वो वेद प्रकाश से एक डेट फाइनल करवाता है। जब डेट फाइनल करवाता है तो वो वेद प्रकाश कहता है कि मैं जून के आखिरी सप्ताह में हर हाल में अभिलाषा से शादी कर लूंगा। फिर उससे डेट पूछा जाता है तो वो कहता है कि 28 जून को मैं, मतलब 28 जून 2024 को मैं हर हाल में शादी कर लूंगा। पूरी तैयारी में सारे लोग लग जाते हैं, क्योंकि इस बार जो डेट दिया गया था पुलिस के दबाव के कारण नहीं दिया गया था, ये आपसी सहमति से ये डेट निकला था। तो इस बार अभिलाषा ज्यादा ही उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि वास्तव में इस बार वेद प्रकाश का मन हो गया है शादी करने का। लेकिन फिर जब 28 तारीख आती है फिर से वेद प्रकाश घर छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। जब वो लखनऊ भाग जाता है और फिर 1-2 दिन बाद वहां से वापस आ जाता है, क्योंकि 28 तारीख को रजिस्ट्रार वगैरह से सारी बात कर ली गई थी, सारी तैयारी कर ली गई थी, तो वो शादी को टालने के लिए लखनऊ चला जाता है और फिर डेट खत्म हो जाने के बाद 1-2 दिन बाद फिर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो फिर तरह तरह का बहाना बनाने लगता है अभिलाषा के सामने। अभिलाषा समझ तो गई थी कि ये मुझसे शादी करना नहीं चाहता, लेकिन वो क्या करती, जिसका गर्दन किसी के पांव के नीचे अगर दबा हुआ हो तो भलाई इसी में ही है कि उसके पांव को सहलाया जाए। अगर आप उसके पांव में चींटी काटेंगे तो वो पांव और कस के दबा देगा आपके गर्दन को। तो अभिलाषा भी यही कर रही थी। वो चाह रही थी कि किसी भी तरीके से पैर पकड़ के, मान मना के, गिड़गिड़ा के किसी भी तरीके से हमारी शादी हो जाए। बस वो चाहती थी कि शादी हो तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस में हो। जब वो वहां से आता है तो फिर अभिलाषा के पास पहुंचता है। अभिलाषा उसके सामने गिड़गिड़ाती है, कहती है, दबाव भी बनाती है, कहती है कि इस बार तो तुमने अपनी मर्जी से डेट मुकर्रर किया था, फिर तू क्यों भाग गई। रात्रि का समय होता है, तब वेद प्रकाश कहता है कि ऐसा करो, तुम अभी रजिस्ट्रार से बात करो, अभी ऑफिस खुलवाओ और मैं तुमसे अभी शादी कर रहा हूँ। असल में वेद प्रकाश उससे शादी करना नहीं चाहता था, वो तो जानबूझकर इस तरीके से दिखा रहा था जिससे कि अभिलाषा को उस पर भरोसा हो जाए। क्योंकि इस बार जब वो आया था तो अभिलाषा उसको अपने शरीर के पास सटने भी नहीं दे रही थी, बॉडी को टच भी करने नहीं दे रही थी। असल में इसका मकसद उसके बॉडी को पाना था, तो इसके लिए वो इस तरीके की बातें कहता है। फिर रात में ही इन दोनों के बीच में प्लान बन जाता है और वेद कहता है कि कल मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगा। पूरी बात कंप्लीट हो जाती है कि कल शादी होगी। कल जब सुबह होता है तो वेद प्रकाश फिर से मुकर जाता है और वेद प्रकाश उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों इसी तरीके से पूरी जिंदगी रहेंगे एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तेरे प्रेम को मैं जीवन भर निभाऊंगा। ये बात जब
अभिलाषा सुनती है तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस लड़की का यौन शोषण आपने शादी के नाम पर किया है, उसके साथ अगर आप इस तरीके का शब्द कहेंगे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अभिलाषा पहले से ही जानती थी कि ये मुझसे शादी करना नहीं चाहता, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वेद प्रकाश इस तरीके से नकार देगा, इस तरीके से मुंह पर आके बोल जाएगा। इन दोनों में जब बातों में थोड़ी सी तलखी बढ़ती है तो वेद प्रकाश कहता है कि मैं 10 लड़कियों के साथ सोता हूं, तो क्या मैं 10 लड़की से शादी कर लूं? ये बात अभिलाषा के दिल पे लग जाती है। स्वाभाविक सी बात है, लगेगी, लगनी भी चाहिए। अब ये जो पानी था अभिलाषा के सर से ऊपर हो चुका था, उसे लग रहा था कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और फिर अभिलाषा सोचने लगती है और कुछ ऐसा प्लान करने लगती है। इसके बाद अभिलाषा वेद प्रकाश को मिलने के लिए बुलाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, जो कि इन दोनों में नॉर्मल बात थी। और वेद प्रकाश तुरंत पहुंच जाता है इसके पास। वेद प्रकाश को अभिलाषा के प्लान के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है। अभिलाषा ने उतने सारे विकल्प, उतने सारे रास्ते, उतना सारा ऑप्शन दिया था वेद को कि अब और ज्यादा ऑप्शन और ज्यादा मौका देना उसके लिए संभव नहीं था। वेद प्रकाश जब उसके पास आता है, दोनों जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए नंगे होते हैं, तो उसी समय धारदार चाकू से अभिलाषा वेद प्रकाश के जो पेनिस होता है, जननांग होता है, गुप्तांग होता है, उसको काट देती है और काट कर उसे बाथरूम में रख के फ्लैश कर देती है, बहा देती है। और वेद से कहती है कि जिस चीज पर तुम्हें घमंड था, आज मैं उस चीज को ही खत्म कर दी हूं। जिस चीज पर तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, मेरे साथ साथ कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, कई लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है, आज मैं उस चीज को ही खत्म कर देती हूँ। अभिलाषा उसके जननांग को काट तो देती है, लेकिन खुद से पुलिस को कॉल करती है और उसको कहती है कि आप इसे हॉस्पिटल में ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। और वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करती है। दोस्तों, अभिलाषा ने जो किया सही है गलत है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं अपने तरफ से कि लड़की प्रेम की चीज है। लड़की से अगर आप प्रेम करते हैं तो उसे धोखा मत दीजिए। लड़की के अगर आपसे सहमति से आपके साथ कोई भी संबंध है तो वो सहमति तक रहे। अगर आप उसको किसी भी तरीके का प्रलोभन देकर, किसी भी तरीके से मजबूरी में फंसाकर आप करते हैं, लड़की भी, कोई झेलने वाला भी एक हद तक ही झेल पाता है। उसके बाद परिणाम क्या होते हैं ये आपने इस घटना, इस कहानी के माध्यम से जान लिया। ये अलग बात है कि पुलिस क्या सजा देगी, कोर्ट क्या सजा देगी अभिलाषा को, लेकिन अभिलाषा ने तो सजा दे दिया वेद को। इसीलिए आप लोग को मैं इस कहानी के माध्यम से सतर्क करना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो प्लीज नहीं उठाइए। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम में किसी का फायदा नहीं उठाया जाता। प्रेम में किसी को प्रलोभन देकर धोखे में नहीं रखा जाता, और अगर ऐसा किया जाता है तो उसका परिणाम भी इस तरीके का हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो आप वीडियो में अपना नाम अवश्य लिखें। मेरी पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था उनमें से हैं दिनकर जी यूपी से हैं, गोपी प्रसाद छत्तीसगढ़ से हैं, नामा टेकरी हरियाणा से हैं और यश मुग्दल भरतपुर राजस्थान से हैं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।